नमस्कार, स्वागत है सभी का हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और चलिए मित्रों, जो कल हमने चैप्टर 2 ट्वेल्थ क्लास का हिस्ट्री की बुक का जो डिस्कस किया था, उसका कुछ पोर्शन बचा हुआ था। आज हम उसका डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए मित्रों, करते हैं बात। देखिए, आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और स्क्रीन पे आप जानते हैं मित्रों, आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? वो आपको दिखाई दे रहा है दैविक राजा। और वो राजा कौन कौन से, जिनके बारे में बात करने वाले? कुषाण शासकों और गुप्त शासकों के बारे में। ठीक है, कौन कौन से राजाओं के बारे में बात करने वाले मित्रों? कुषाण शासक और गुप्त शासकों के बारे में देख लें। यहाँ देखिए लिखा है राजाओं का उच्च स्थिति प्राप्त करने का साधन। तो देखिए, ये जो कुषाण और गुप्त राजा थे, इन्होंने जो एक तरीके से उपलब्धियां, उच्च स्थिति जो हासिल की थी, उनके साधन क्या है? देवी देवताओं से जुड़ना। यानी कि इन्होंने देवी देवताओं को अपने शासन प्रशासन में बहुत अधिक क्या दिया? महत्व दिया, जिससे लोगों की नजरों में इनकी जो एक तरीके से कहा जाए तो उपलब्धियां, और या फिर ये कहें कि एक तरीके से लोगों के जहन में ये शासक बैठ गए थे। ठीक है, तो इन्होंने एक तरीके से उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं से जुड़ना प्रारंभ कर दिया। तो वो कौन कौन से शासक थे? गुप्त और कुषाण और गुप्त शासक। देखिए, यहाँ मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर का जो भारत है, ठीक है, यहाँ तक शासन है किसका? कुषाण शासकों का। तो मध्य एशिया से लगा करके मित्रों कहाँ तक इनका शासन रहा था? ठीक है, वो रहा था कुषाण शासकों का शासन, एक तो मध्य एशिया से लेकर के आपके उत्तर पश्चिम के भारत तक। अब देखो, कुछ बातें यहाँ ऐसी मिलती है। देखिए, कुषाण शासक का शासन काल जो है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। जो कुषाण राजवंश था, जिसके संस्थापक मित्रों याद रखना, कुषाण राजवंश के संस्थापक याद रख लेना, मैं आपको बता दूं, वो थे, उनका नाम था कजुल कर्डफिशस। क्या नाम था? कजुल कर्डफिशस, है ना। इस नाम का एक व्यक्ति था जिसने कुषाण राजवंश की नींव डाली थी। हालांकि कनिष्क भी यहाँ के एक कुषाण राजवंश के बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। ठीक है, देखिए, कुषाण शासक जो थे, उनका शासनकाल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक रहा है। कुषाण शासकों में राजधर्म के प्रमाण देखिए किस पर देखने को मिलते हैं हमें? सिक्कों और मूर्तियों पर। कुषाण शासकों के जो राजधर्म था, उनका जो भी राजधर्म का वो पालन करते थे, तो उनका जो प्रमाण है हमें जो देखने को मिलता है, वो किन किन चीजों पर देखने को मिलता है? एक तो सिक्कों पर और एक मूर्तियों पर। ठीक है, आगे देखिए, कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां याद रख लेना। आपको मथुरा के पास एक जगह है माट, देवस्थान है वहां पर, तो वहां से देखने को मिलती है, वहां पर बनी हुई है। कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? मथुरा के पास एक जगह है माट, वहां पर देखने को मिलेंगी। कुषाण शासकों ने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि का प्रयोग किया, यह भी याद रख लेना। कुषाण शासकों ने क्या किया था? अपने नाम के आगे देवपुत्र यानी देवताओं का पुत्र, देवपुत्र का मतलब देवताओं का पुत्र जैसी उपाधियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। कुषाण सिक्कों के अग्रभाग पर देखो, यानी उन्होंने एक तरीके से जब देवताओं की उपाधियों को धारण किया है, तो इस तरीके के प्रमाण देखने को मिलते हैं। देखो, कनिष्क जो था, उसका जो कुषाण काल के जो सिक्के थे, तो अग्रभाग पर तो किसका चित्र मिलता है आपको? कनिष्क का। और उसका जो पृष्ठ भाग था, उस पर किसका अंकन मिलता है? देवता का। तो कुषाण शासकों ने क्या किया? जो भी सिक्के जारी किए, सिक्के डलवाना शुरू किया, उनमें एक तरफ तो अपने नाम का जिक्र किया है, और दूसरी तरफ किसी न किसी देवता से अपने आप को जोड़ा है, तो दूसरी तरफ किसी देवता का अंकन करवाया है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। तो यहाँ पर देखो, एक तो कनिष्क ने एक सिक्का मिला है जिसपे कनिष्क के एक तरफ तो है ना अग्रभाग पर कनिष्क का, और उसके पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? देवताओं का। इलाहाबाद, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद कर लेना। इंपॉर्टेंट कैसे? देखो, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है भाई? जो एक तरीके से राजाओं की प्रशंसा में, है ना, राजाओं की उपलब्धियों में जो चीजें जो एक तरीके से खुदवाई जाती थी, जो भी अभिलेख खुदवाए जाते थे, उनको क्या कहा जाता था? है ना, प्रशस्ति कहा जाता था। तो इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख पर एक प्रशस्ति खुदी हुई है जिसका नाम है
प्रयाग प्रशस्ति। और उसकी रचना किसने की है? हरिशेन ने। तो याद रख लेना, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है मित्रों? हरिशेन है। और इस हरिशेन ने इस प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की है वो कौन सी भाषा में की है? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में की है मित्रों? संस्कृत भाषा में की है, याद रखना, ठीक है। कौन था भाई? तो ये भी याद रखना है भाई, जो हरिशेन है वो है कौन था? तो वो याद रखना, हरिशेन आपको याद रखना है मित्रों, ये गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त, गुप्त सम्राट जो समुद्रगुप्त थे, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, ठीक है, समुद्रगुप्त, उसका क्या था? राजकवि था। क्या था? राजकवि यानी दरबारी कवि था, ठीक है। कौन? हरिशेन, जिसके द्वारा क्या लिखा गया? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अब की बार पूछी जा सकती है रीट एग्जाम में। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? तो हरिशेन है। किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में। तो किसके दरबारी थे? तो समुद्रगुप्त के, ठीक है। तो ये याद रखना। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज क्या है? देखो मित्रों, अगले पेज में क्या दे रखा है? प्रयाग प्रशस्ति में देखो किसके बारे में लिखा होगा भाई? जब हरिशेन ने किसका दरबारी था? समुद्रगुप्त था, तो किसके बारे में लिखेगा? वो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में ही लिखेगा, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलते हैं। वो क्या मिलते हैं? देखो, उसमें कहा गया है कि धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। यानी कि अगर कोई शक्तिशाली राजाओं में अगर बात करते हैं तो कोई भी सबसे महान और एक शक्तिशाली राजा कौन था? समुद्रगुप्त था, जिसका मुकाबला कोई दूसरा शासक नहीं कर सकता था, यानी उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। एक तो ये लिखी है। एक लिखा है कि वो परमात्मा पुरुष थे, यानी एक तरीके से ईश्वर की संतान उनको माना गया है, ठीक है। किसकी संतान माना गया है? परमात्मा पुरुष। ये किस में लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति में। और आपको पता है प्रशस्ति किस में लिखी जाती है? प्रशंसा में लिखी जाती है। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है कि धरती पर उनका कोई क्या नहीं था? प्रतिद्वंदी नहीं था, वो परमात्मा के समान था, ठीक है, अज्ञेय था, है ना, जिसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, इस तरीके से एक वर्ड है उसके लिए, अज्ञेय था। और करुणा से भरे, यानी कि ऐसा नहीं था कि वो एक तरह से क्रूर शासक हो, बहुत दयावान यानी करुणा से भरे हुए थे। और गायों के क्या थे? दाता थे। इस तरीके की बातें उसमें लिखी है। मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति उनको कहा जा सकता है। देवताओं में कुबेर के समान उसकी एक तरीके से प्रशंसा की गई है। देवताओं में कुबेर, वरुण, इंद्र और यम से उसकी क्या की गई है? तुलना। तो देवताओं में याद रख लेना कि जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त की तुलना देवताओं में एक तो कुबेर से, एक वरुण से, इंद्र से और यम से की गई है। कुबेर, वरुण, इंद्र और यम, ये चार देवताओं से किसकी तुलना की गई है? तो समुद्रगुप्त की, ठीक है। तो ये याद रखना। अब हम बात करते हैं, देखो, सुदर्शन झील। यहां से भी एक प्रश्न आता है, देखो, ठीक है। ये सुदर्शन झील, देखो, इसकी जानकारी देखो शक शासक रुद्रदामन के पाषाण अभिलेख से मिलती है। और इस अभिलेख की भाषा भी क्या है? संस्कृत है, ठीक है। तो अभिलेख कौन सा है? रुद्रदामन का है, जो शक शासक थे। अभिलेख में जानकारी मिलती है कि इसका जो निर्माण है मित्रों, मौर्य काल में एक राज्यपाल द्वारा करवाया गया था। तो ये जो अभिलेख है शक शासक रुद्रदामन का, उसमें ये खुदा हुआ है। ये जानकारी मिलेगी आपको कि भाई जो ये सुदर्शन झील थी, इसका निर्माण मौर्य काल में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य काल में एक राज्यपाल थे, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। परंतु उसमें यह भी जानकारी मिलती है कि भाई पुनः मरम्मत यानी पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शक शासक रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया, ठीक है। तो एक चीज जरूर याद रखना, ये सुदर्शन झील का संबंध देखो एक तो मौर्य काल से भी है, गुप्त काल से भी है और साथ साथ शकों से भी है, ठीक है। मौर्य काल, गुप्त काल और शकों से इनका संबंध है, ठीक। चलिए अगली अपन बातें करते हैं। अगला चैप्टर जो देखते हैं, देखिए, जनता में राजा की छवि किस प्रकार की थी, ये देख लेते हैं। तो उस समय देखिए जनता में राजा की छवि, इसकी अगर बात करें तो कुछ जातक कथाएं मिलती हैं, ठीक है। बौद्ध जो थे और बुद्ध की बारे में भी जानकारी किससे मिलती है? हमें जातक कथाओं से। तो यहाँ भी अपन देखो बात करते हैं, जानकारी जनता के में राजा की इस छवि कैसी थी, उसकी जानकारी जातक कथाओं से मिलती है, जो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। जैसे गंध तिंदु जातक कहानी में
बताया गया है कि एक कुटिल राजा की जनता किस प्रकार दुखी रहती है। ठीक है, तो जो कोई राजा कुटिल राजा होता है, यानी कि ठीक ढंग से शासन का संचालन नहीं करता है, जिसके शासन काल में जनता दुखी रहती है, तो इसमें क्या होता है, ये जो कथा है मित्रों, गंध तिंतु जातक कहानी है एक, इसमें ऐसा बताया गया है कि राजा अपनी प्रजा में भेष बदल करके जाता है और वहाँ लोगों को देखता है कि वो अलग अलग समस्याओं से क्या है, ग्रसित हैं। तो इसमें सभी लोगों को, चाहे वो वृद्ध महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे कोई किसान हो, पशुपालक हो, ग्रामीण बालक, यहाँ तक कि जानवर भी इनमें शामिल थे। तो कुटिल राजा से किस प्रकार से जानवरों को देख लो, वृद्ध महिला, पुरुष, है ना, ग्रामीण बालक, पशुपालक, सभी उससे क्या थे, दुखी थे। तो ये गंध तिंतु जातक कहानी है। इसमें एक तरीके से ये बताया गया है कि राजा अपनी प्रजा के बीच में जाता है भेष बदलकर, और वो ये देखने का प्रयास करता है कि राजा की जनता की नजरों में क्या स्थिति है, क्या सम्मान है, प्रतिष्ठा है। ठीक है, तो कहानियों में विशेषकर बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेती कर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो भी कहानियां हैं, ये जातक कथाएं हैं, इनमें विशेषकर देखो भूमिहीन खेती और श्रमिक, छोटे किसान और बड़े बड़े जमींदारों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। देखो पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और किसके लिए हुआ है, जमींदारों के लिए। ठीक है, पाली भाषा में जो गृहपति जो शब्द है मित्रों, इसका प्रयोग छोटे किसान और जमींदारों के लिए किया जाता था। और जो बड़े बड़े जमींदार जो होते थे, ग्राम प्रधान, वो बड़े शक्तिशाली होते थे, जो प्राय किसानों पर क्या रखते थे, नियंत्रण रखते थे। तो बड़े जमींदार या फिर हम ये कहें ग्राम प्रधान का एक पद हुआ करता था। ठीक है, तो वो ज्यादा शक्तिशाली थे, वो जो छोटे किसान थे उन पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्राय क्या था, वंशानुगत था। ठीक है, क्या था, ग्राम प्रधान का जो पद था ना, वो कैसा था, वंशानुगत। तो आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से देखो जो हाईलाइट कर रखा है, तमिल संगम साहित्य में भी कुछ गांवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के जो लोग हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है, जैसे बेल्लालर या बड़े जमींदार। तो बेल्लालर कौन होते थे, बड़े जमींदार जो लोग होते थे उनको कहा जाता था, तमिल संगम साहित्य में बेल्लालर कहा जाता था। और हलवाहा या उल्लवर, ठीक है, इस तरीके के वर्ग थे वहां पर। और दास को क्या कहते थे, अणिमई। ठीक है, तो ये तमिल संगम साहित्य में जानकारी मिलती है, जैसे बेल्लालर या बड़े जमींदार, हलवाहा या उल्लवर और दास अणिमई, इनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर अधिकार आधारित हो। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्राय विधि ग्रंथों में की जाती है। तो यहाँ पर देखो जनता में राजा की किस प्रकार की छवि है। तो यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जातक कथाओं से जानकारी मिलती थी पहले, जो पाली भाषाओं में लिखी गई थी, और इसमें एक गंध तिंदु नामक एक व्यक्ति है, गंध तिंदु जातक कहानी है, और उसमें एक कुटिल राजा कि जनता किस प्रकार उससे दुखी रहती है उसके बारे में बताया गया है। तो आपसे फिर पूछा जा सकता है कि एक कुटिल राजा की जनता किस प्रकार से राजा से दुखी रहती है, ये जो घटना है उसका वर्णन कौन सी जातक कथा से मिलता है। तो वो याद रख लेना, गंध तिंदु नामक जातक कहानी से, इतना सा इसमें याद रखना है। और एक चीज और याद रखना, ये जो तमिल संगम साहित्य है, इसमें कुछ गांवों में रहने वाले जो विभिन्न वर्ग के लोग थे उनका उल्लेख मिलता है। और उसमें देखो एक वर्ग तो बेल्लालर या बड़े जमींदारों का था, और एक वर्ग हलवाहा या उल्वर का था, और एक दास अणिमई, इस प्रकार के वहां पर वर्गों का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, मनुस्मृति की अगर बात करें तो मनुस्मृति में देखो आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध वृद्धि ग्रंथ किसको माना जाता है, मनुस्मृति को माना जाता है। तो सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथों में अगर बात करते हैं तो वो सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ आरंभिक भारत में हम किसको मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं। और इसकी भाषा भी क्या है, संस्कृत है। मनुस्मृति की भाषा भी कैसी थी, संस्कृत। तो संस्कृत भाषा में कब लिखा गया था, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच। याद रख लेना, मनुस्मृति की रचना दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच की गई थी। और कौन सी भाषा में की गई थी, संस्कृत भाषा में। इस ग्रंथ में राजा को यह सलाह दी गई है, ठीक है, ये छोड़ देना, ये आगे का है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अपन को इतना से याद रखना है कि मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे
प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया। इससे कुछ नहीं है, इसमें क्या सलाह दी गई इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न बनेगा नहीं। अब देखिए हर्षचरित की बात करें तो ये भी संस्कृत भाषा में रचित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की क्या है, जीवनी है। ठीक है, तो हर्षवर्धन का आप नाम सुना है, जिसके शासनकाल में कौन आए थे, एक चीनी यात्री आए थे जिनका नाम था श्वेतसांग यानी कि ह्वेनसांग जिसे कहते हैं अपन। ठीक है, तो वही हर्षवर्धन है। तो हर्षवर्धन के जो जीवनी है वो कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखी है, और वो किस नाम से जानी जाती है, हर्षचरित के नाम से। और उसके लेखक कौन है, बाणभट्ट, और ये कभी लिखी गई, लगभग 7वीं शताब्दी में। तो बाणभट्ट कौन था, ये भी हर्षवर्धन का क्या था, राजकवि था, ये याद रख लेना। अब देखो यहाँ पर गुप्त काल में साधारण तौर पर भूमि दान धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिया जाता था। तो जो गुप्त काल की अगर बात करते हैं तो वहां पर ज्यादातर जो भूमि का दान किया जाता था तो वो किसको देते थे, भूमि दान में धार्मिक संस्थाओं को देते थे या फिर ब्राह्मणों को देते थे, जिनका उल्लेख हमें अभिलेखों में मिलता है। और जो अभिलेख मिलते हैं उनकी सबकी भाषा कैसी है, संस्कृत, और कुछ अभिलेख तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषा में भी लिखे गए। तो गुप्त काल में ज्यादातर अभिलेख तो संस्कृत भाषा में और कुछ अभिलेख तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में भी लिखे गए थे, जिसमें ये जानकारी मिलती है कि भूमिदान जो दिया जाता था या तो धार्मिक संस्थाओं को या फिर ब्राह्मणों को दिया जाता था, ये याद रख लेना। देखो प्रभावती गुप्त, ये भारत के आरंभिक महत्वपूर्ण शासक किसकी बेटी है, चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, जिसका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी। ठीक है, तो ये याद रख लेना, प्रभावती गुप्त किसकी बेटी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की, ये भी पूछा जा सकता है। और प्रभावती गुप्त का जो विवाह हुआ वो दक्कन के पठार, अब ये दक्कन का पठार जो है उसके बाकाटक परिवार, ठीक है, तो ये दक्कन का पठार मध्य भारत से दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। आपको पता है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इधर मध्य प्रदेश, ठीक है, ये जो एरिया था वो सब दक्कन के पठार में सबसे बड़ा पठार माना जाता है। तो ये बाकाटक परिवार था यहाँ पर, उसमें बाकाटक वंश में किसकी शादी की गई थी, प्रभावती गुप्त की, ये भी याद रख लेना। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। तो गुप्त काल में अगर देखें तो संस्कृत जो धर्म साहित्य मिलते हैं उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर कोई विशेष कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। फिर भी यहाँ पर प्रभावती जो गुप्त है उसमें अभिलेखों में प्रभावती गुप्त को भूमि का स्वामी बताया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे तो पता लगता है कि ये प्रभावती गुप्त भी महिला है, फिर भी इसको संपत्ति में, भूमि जैसी संपत्ति में इसको अधिकार प्राप्त है, यानी इसको भूमि का स्वामी माना गया है। और जबकि अगर हम बात करें संस्कृत के जो धर्मशास्त्र ग्रंथ हैं उनमें महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार प्राप्त नहीं था। इस तरीके की बातें मिलती है। ठीक है, अभिलेखों में देखो प्रभावती को कुटुंबिनों यानी ग्रस्त और कृषक, कुटुंबिनों का मतलब क्या है, ग्रस्तों से और कृषकों से, है ना, तो कुटुंबिनों और ब्राह्मणों और दंगुन गांव के वासियों को आदेश देते बताया गया है। तो एक तरीके से इसको भूमि का स्वामी बताया गया है। और अभिलेखों में प्रभावती गुप्त को जो ग्रस्त और कृषक होते थे उनको और ब्राह्मणों को और दंगुन गांव एक जगह थी उसके वासियों को आदेश निर्देश देते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो अभिलेखों में याद रखना, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस चंद्रगुप्त शासक की पुत्री जिसका नाम प्रभावती गुप्त था उसको यानी कि कुटुंबिनों यानी ग्रस्त कृषक और ब्राह्मणों को या फिर जो दंगुन गांव के निवासी थे उनको आदेश देते हुए बताया गया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, उसका नाम था मित्रों प्रभावती गुप्त। ठीक है, ये याद रख लेना। अब देखो गुप्त काल में और कुछ जानकारी हमें देखने को मिलती है, वो क्या मिलती है, देखो गुप्त काल में देखो अग्रहार, तो ये प्रश्न बना है पिछली बार, है ना, उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था। तो ये याद रख लेना, इसमें ऐसा प्रश्न है, पिछली बार ये रीट में बना है। गुप्त काल में अग्रहार कैसी भूमि को कहा जाता था, जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी उसे क्या कहते थे मित्रों, अग्रहार कहा जाता था। ठीक है, ब्राह्मणों से भूमि कर नहीं लिया जाता था और ना ही कोई अन्य प्रकार का कर लिया जाता था। जबकि देखो ब्राह्मणों को स्वयं वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनसे टैक्स लेने का अधिकार था। तो एक तरीके से ब्राह्मण टैक्स फ्री थे, किसी प्रकार का टैक्स राजा के द्वारा ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। उल्टा अगर देखा जाए तो जो ब्राह्मण थे वहां पर तो वो स्थानीय लोगों से क्या वसूल सकते थे, टैक्स वसूल सकते थे। और जो ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी गुप्त काल में उसे अग्रहार कहा जाता था।
एक चीज और याद रखना, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। गुप्त काल में उत्पादक यानी कि जो व्यापारी है, व्यापारी संघ को किस नाम से जाना जाता है? श्रेणी या गिल्ड नाम से। ये भी याद रख लेना, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुप्त काल में व्यापारी या फिर उत्पादक वर्ग था, उसे किस नाम से जानते थे? तो उसे हम श्रेणी या गिल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है? श्रेणी या गिल्ड के नाम से। इधर नोट देखो, दानात्मक अभिलेख धार्मिक संस्थाओं को दिए जाने वाला दान होता था। तो एक तरीके से दानात्मक अभिलेख थे, उसमें क्या लिखा हुआ था कि भाई धार्मिक संस्थाओं को जो दान दिया गया है उनके बारे में लिखा गया है, किसमें? दानात्मक अभिलेखों में। तो ये याद रख लेना। पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है, कई बार पूछ लेता है। पेरिप्लस एरिथ्रियन सी, कई बार पूछा गया है। तो पेरिप्लस किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का, जिसका अर्थ क्या होता है? समुद्री यात्रा। ठीक है, एरिथ्रियन यूनानी भाषा में किसको कहते हैं? लाल सागर को कहा जाता है। तो याद रख लेना, एरिथ्रियन यूनानी भाषा में किसे कहते हैं? लाल सागर को एरिथ्रियन सी कहा जाता है। ठीक है, पेरिप्लस कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। तमिल भाषा में व्यापारी को देखो, ये भी याद रखना, तमिल भाषा में व्यापारी को देखो, एक तो मसत्तुवन और प्राकृत भाषा में सत्तवाह, और क्या कहते थे? सेट्टी कहते थे। तो ये याद रख लेना, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है भाई, तमिल भाषा में व्यापारी को मसत्तुवन और प्राकृत भाषा में सत्तवाह या सेट्टी कहा जाता था। मसत्तुवन या, तो ये तो मसत्तुवन तो तमिल भाषा में कहते थे, और प्राकृत भाषा में जो जनसाधारण की भाषा थी उसमें सत्तवा या सेट्टी कहा जाता था। किसको कहा जाता था? व्यापारियों को। दोबारा देख लो, तमिल भाषा में व्यापारी को मसत्तुवन और प्राकृत भाषा में सत्तवा या सेट्टी कहते थे। ठीक है, सिक्के और राजाओं की अगर बात करें तो देखो, सर्वप्रथम डाले गए सिक्के चांदी व तांबे के आहत सिक्के थे। ठीक है, मतलब चांदी व तांबे के सिक्के डाले गए जिन पर चोट करके कुछ न कुछ इस तरीके से लिख दिया जाता था, इसलिए उनको क्या कहते थे? आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्कों पर मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो याद रख लेना, मौर्य वंश के बारे में जानकारी किस में मिलती है? आहत सिक्कों में। ठीक है, चलिए अब सिक्कों की बात करते हैं और आगे चलते हैं। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के किसने चलाए थे? देखो, हिंद यूनानी शासकों ने। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। आपसे पूछा जाए कि शासकों के साथ शासकों की जो प्रतिमाएं थी, है ना, शासकों को प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के, है ना, इसने जारी किए, वो जारी किए थे मित्रों हिंद यूनानी शासकों ने। तो शासकों की प्रतिमा और नाम, इनके साथ सबसे पहले, यानी सिक्कों पर एक तो शासक की प्रतिमा होती थी और प्रतिमाओं के साथ उनका नाम गुदा होता था। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सिक्के सबसे पहले जारी किए थे वो हिंद यूनानी शासकों ने किए थे। ठीक है, ये याद रख लेना। और सर्वाधिक या बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के प्रथम शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा जारी की गई? कुषाण राजाओं द्वारा। ठीक, ये भी याद रख लेना भाई, सबसे ज्यादा या बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के प्रथम शताब्दी ईस्वी में अगर किसी ने जारी किए थे तो वो किसने किए थे? कुषाण राजाओं ने। ठीक है, किसने किए थे? कुषाण राजाओं ने। और अति उत्तम किस्म के सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए। तो जो सबसे बढ़िया सोने के सिक्कों की अगर बात करें ना, अच्छी किस्म के सोने सिक्कों की बात करें, तो वो जारी किसने किए थे? गुप्त शासकों ने। जबकि सबसे पहले अगर सोने के सिक्के जारी करने की बात होती है, सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर अगर सोने सिक्के जारी करने की अगर बात आती है, तो वहां पर आपको आंसर करना है कुषाण राजाओं ने। ठीक है, और शासकों के साथ प्रतिमा और नाम दोनों चीजें अंकित हैं इस पर, सिक्कों पर, तो वो अगर सिक्के जारी किए हैं तो हिंद यूनानी शासकों ने। ठीक है, दोबारा से देख लो, सर्वाधिक बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के प्रथम शताब्दी में कुषाण राजाओं ने जारी किए, और अति उत्तम किस्म के सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए, जो सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से एक थे, जिनका प्रयोग दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में किया जाता था। यानी कि कोई दूसरे देश से कोई वस्तु खरीदनी होती थी तो ज्यादातर उन्हीं सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। ये भी याद रखना भाई, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि का क्या निकाला था? अर्थ निकाला, ये अपन पहले ही देख चुके हैं। अगला देखो, अशोक कालीन अभिलेखों में प्रयुक्त शब्द प्रतिवेदक, ये भी याद रखना ना।
भाई जो अशोककालीन अभिलेख हैं उनमें एक शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसका नाम है प्रतिवेदक। तो एक तरीके से ये प्रतिवेदक क्या होता था, सूचना पहुंचाने वाला होता था। किसी भी प्रकार की सूचना है वो राजा तक पहुंचाने वाला, तो उसको प्रतिवेदक कहा जाता था, अर्थात सम्मानदाता भी उसको बोल सकते हैं। तो आप याद रखना अशोक, क्योंकि अशोक ने उस समय प्रजा में एक तरीके से धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो चाहते थे कि जनता में एक तरीके से किसी भय का माहौल नहीं होना चाहिए, जनता पूरी तरह से खुशी हो, खुश पूर्वक जीवन यापन करे। अब किसी भी प्रकार की समस्या है तो जो प्रतिवेदक होता है वो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी परिस्थिति में आके उनसे मिल सकता था। तो वो जो शब्द है सूचना पहुंचाने वाले के लिए अशोककालीन अभिलेखों में, तो वो शब्द क्या है मित्रों, प्रतिवेदक। उसे सम्मानदाता भी अपन बोल सकते हैं। देवानाम प्रिय, तो देखिए अशोक का नाम है, वैसे देवानाम प्रिय का मतलब देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी मतलब देखने में सुंदर। तो अशोक ने अपने शासनकाल के 8 वर्ष पूर्ण किए तब कलिंग पर विजय प्राप्त की। यानी कि जब अशोक राजा बना था 263-261 ईसा पूर्व जो भी है, उसमें 8 वर्ष बाद यानी लगभग 269 वर्ष ईसा पूर्व की बात करें, तब अशोक ने एक तरीके से कलिंग जो आज का वर्तमान में उड़ीसा जो है राज्य वहां पर है, तो उस पर विजय प्राप्त की। और कलिंग युद्ध के बाद ही उन्होंने एक तरीके से युद्ध का पूरी तरह से क्या कर दिया मित्रों, त्याग कर दिया था। तो ये आपको पता है। तो देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय हो गया अशोक। प्रियदर्शी मतलब देखने में सुंदर भी था, ठीक है। तो अशोक ने अपने शासनकाल के 8 वर्ष पूर्ण होने पर कलिंग पर क्या प्राप्त किए, कलिंग पर विजय प्राप्त किए। कलिंग युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन है ना हो गया और धम्म का उपदेश दिया, और अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार हमने एक तरीके से जो 12th क्लास का आपके भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग फर्स्ट का जो चैप्टर नंबर 2 है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इनसे जो भी प्रश्न बनेंगे मैंने आपको एक तरीके से उनको इम्पोर्टेंट लगवा दिया है, वो पढ़ लेना मित्रों। और ये गारंटी है कि प्रश्न रीट प्री में हिस्ट्री के प्रश्न ज्यादातर इन्हीं किताबों से बनने वाले हैं। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।